So MDCAT last month blueprints. What is blueprint? A blueprint is actually a guide for making something. Okay? अगर एक चीज़ आपने बनानी है, so you make out the plan on paper, और उसके बाद उस plan को follow करते हुए you make that thing. What do we want to make here? A doctor out of ourselves, of course. So as a house needs a design or a blueprint, which you can also call a plan. In the same manner, if you want to become a doctor and want to crack MDCAT, you need a plan and a blueprint, and that's why this webinar is going to be a guide and a plan. किस तरह हम जो है तो वो MDCAT को clear कर पाएंगे? Of course, with our mindset, and of course with smart study. And at the end, I'm gonna give you actually a 30-day planner. Okay, let's talk about the first thing, which is माइंडसेट. देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो माइंडसेट है दैट हैज़ 70% कंट्रीब्यूशन इन योर सक्सेस इन MDCAT. और ये मैं दावे से बात कह सकता हूँ कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ MDCAT. देयर इज एक्चुअली अ फिनोमिना कॉल्ड चोकिंग अंडर प्रेशर. चोकिंग अंडर प्रेशर अगर हम गूगल के अंदर सर्च करें, इट्स एक्चुअली अ सडन सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ हाई स्टेक सिचुएशन डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. क्या है चोकिंग अंडर प्रेशर? इट इज अ सडन सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन परफॉर्मेंस, यानी आपकी परफॉर्मेंस में सडन सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा ड्यूरिंग अ हाई स्टेक सिचुएशन, यानी MDCAT को आप कंसिडर कर लें, डिस्पाइट हैविंग द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल. यानी आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, यू हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर द MDCAT, लेकिन जब आप MDCAT में बैठेंगे एंड इफ यू आर अफ्रेड ऑफ द MDCAT, योर परफॉर्मेंस इज गोना ड्रॉप सिग्निफिकेंटली. ये हर स्टूडेंट का मसला है. तो फियर से क्या होता है? इट फॉग्स योर माइंड एंड यू कैन नॉट थिंक स्ट्रेट अंडर प्रेशर. यानी एक चीज़ आपको आ रही होगी, बट अगर आप डर गए तो वो चीज़ आपको फिर नहीं आएगी टेस्ट के दौरान. अब हम आते हैं कि चलो फियर तो है, लेकिन why students fear of the test? Because they are actually afraid of failing the test. My solution to that is trust on Allah Almighty. Main चीज़ क्या है? Accept failure. बड़ी टफ बात है कि how can a person accept his failure? I back up this with the trust on Allah Almighty. स्टूडेंट्स, सो आप अभी प्रेजेंट में हैं और आपको अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा कि फ्यूचर में क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है. बट अल्लाह ताला जो कि इंसान से 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसको पता है कि इस बंदे के लिए आगे लाइफ में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है. जब आपको अल्लाह ताला के ऊपर यकीन हो कि अल्लाह ताला हर जगह पर जो काम भी मेरे लिए करता है उसमें मेरे लिए बेहतरी होती है. एक तो एक चीज़ कान खोलकर अपने जहन में बिठा दीजिए, दैट आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, एंड फेलियर और जो सक्सेस है वो आपके हाथ में है ही नहीं. इट्स नॉट इन योर हैंड. वो आपको देगा अल्लाह, और अल्लाह वही चीज़ करेगा जिसमें आपकी बेहतरी है. सही है. सो अगर तो आप फेल हो जाते हो MDCAT में, देन दिस मीन्स कि इस फेलियर में आपकी बेहतरी है. ट्रस्ट अल्लाह. एंड एक और चीज़ आ जाती है शुक्र. मैं मुफ्ती मैंग का एक क्लिप देख रहा था, और उसमें उन्होंने कहा कि जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह ताला आपको बेहिसाब देता है. सही है. तो अब हर कोई अच्छी चीज़ में तो शुक्र अदा कर सकता है. सही है. मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, एक अच्छी चीज़ मेरे साथ हो रही है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकता हूँ उस चीज़ के ऊपर. लेकिन असल ईमान का पता आपका तब चलेगा जब आप बुरी चीज़ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह कहेंगे कि बुरी चीज़ जब मेरे साथ हो जाए तो मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं? इस चीज़ का शुक्र अदा करो कि वो बुरी चीज़ आपके लिए बेहतर है. यानी अल्लाह ताला को पता था कि एक तरफ सक्सेस है, एक तरफ फेलियर है. तो अगर इस बंदे को मैं फेलियर दे रहा हूँ तो इस फेलियर में इसकी भलाई है, तो अल्लाह ताला ने आपको वो चीज़ दी है जिसमें आपकी भलाई है, उस भलाई के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करो. सो इमेजिन इफ़ यू हैव दिस इंटेंशन बिफोर द एग्ज़ाम कि अगर मैं पास हो जाऊँ तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, जब मैं फेल हो जाऊँ तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह ताला भी तुम्हें नवाजेगा सक्सेस से. एंड आपने उस फेलियर को एक्सेप्ट कर दिया है, उस फेलियर को आपने एक्सेप्ट कर दिया है. एंड इस ही वजह से जब आप टेस्ट के ऊपर बैठोगे तो अगर एक MCQ आपको नहीं आ रहा, आप कहोगे इट्स ओके, मुझसे जितनी मेहनत हो सकती थी वो मैंने कर ली. अब अगर ये MCQ मुझे नहीं आ रहा,
इसकी जगह ऐसा MCQ भी अल्लाह ला सकता जो मुझे आ रहा होता, लेकिन अल्लाह ने स्पेसिफिकली यही MCQ अगर लाया है जो मुझे नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इस चीज़ में मेरे लिए बेहतरी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ किया करता था कि या अल्लाह अगर तो मेरी भलाई है डॉक्टर बनने में तो या अल्लाह मुझे दे डॉक्टर बना दे, लेकिन अगर मेरी भलाई नहीं है डॉक्टर बनने में तो या अल्लाह मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर बनना, मेरे पेरेंट्स को चाहिए डॉक्टर बनना। दे कैन, वो जो है तो मुझे ताने मार सकते हैं, वो मुझे सोसाइटी ताने मार सकती है, रिलेटिव्स मुझे ताने मार सकते हैं, द वर्स्ट इट कैन हैपन के लोग आपसे जो है तो वो बात करना छोड़ दें, बट अल्लाह इज सीइंग ऑल दीज थिंग्स एंड अल्लाह इज कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली पुटिंग यू थ्रू दीज थिंग्स। तो इसका मतलब है कि इन चीज़ों में आपकी बेहतरी है, बिकॉज ही लव्स यू मोर देन 70 मदर्स। So when you develop this mentality, your fear is gone. क्योंकि लोग डर रहे होते हैं टेस्ट को ख़राब करने से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप टेस्ट को ख़राब करना भी आप एक नेमत समझें। टेस्ट को ख़राब करना, टेस्ट को फेल करना, वो भी आप एक नेमत समझें। तो आप टेस्ट को ख़राब करने से नहीं डरेंगे, एंड जब आप टेस्ट को ख़राब करने से नहीं डर रहे होगे, what will happen? You will be calm inside the test. टेस्ट सेंटर के अंदर आपके जो पाँव हैं वो हिल नहीं रहे होंगे, आपकी सांसें नहीं फूल रही होंगी, एंड जब आप काम माइंड के साथ टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो जितनी प्रिपरेशन आपने की है, दिस इज इनफ फॉर इट। टेस्ट इज रियली इजी, द टेस्ट इज रियली इजी। Only thing that is stopping you from getting into a medical college is your fear of failing that test. So if you accept कि मेरा टेस्ट फेल हो जाए, सही है, और वो भी अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होगी मेरे लिए, यू आर सडनली नॉट अफ्रेड ऑफ द टेस्ट, एंड आप जो है चोकिंग अंडर प्रेशर आपकी नहीं होगी, योर परफॉर्मेंस विल बूस्ट। दिस इज द माइंड सेट यू नीड टू डेवलप। सो सेकेंड थिंग इज प्रेपरेशन। अब हम माइंड सेट को हमने छोड़ दिया है, अब हम प्रेपरेशन के ऊपर आ गए हैं, बिकॉज आई थिंक माइंड सेट के ऊपर इतनी बातें अच्छी थी। स्टूडेंट्स, आप लोग एक टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, उसको कहते हैं पैसिव स्टडीइंग। What does passive studying take? It takes more time and it gives you smaller results. अब चूंकि आप लोगों के पास 30 days रह गए हैं, so what you need is you need active study, और active study takes क्या? It takes less time and it gives you more result. So आपने थोड़ा सा जो है तो वो अपनी study techniques को shift करना होगा अब इस last month. The problem with you guys is passively read topics and you try to cram stuff. सबसे पहले तो आप लोग लेक्चर देखते हो 2-3, let me also include that. लेक्चर 2-3 आप देखते हो, लेक्चर के हर एक पॉइंट को आप अपने साथ लिख लेते हो, और उसके बाद जो है तो आप अपनी बुक भी देखते हो, 3-4 और भी नोट्स आप चेकआउट कर रहे हो, सही है। उसके अलावा जो है तो आप MCQs भी जब आप देख रहे हो, सो इट ऑल टेक्स व्हाट? टाइम। और जिस तरह मैंने कहा टाइम भी ज़्यादा ले रहा है एंड इट इज़ गोना गिव यू, ये लेस इफेक्टिव भी है। मेक नोट्स द प्रिमिटिव वे। आप नोट्स तो बना रहे हो लेकिन उनका तरीका जो है तो वो प्रिमिटिव है, तो इसलिए वो आपको फ़ायदा नहीं देंगे। एंड यू डू नॉट टेस्ट योर सेल्फ एंड क्रैम नॉन नेसेसरी नॉलेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट्स, जो मैंने स्मार्ट स्टडी गाइड बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि MD कैट में क्या चीज़ें आएंगी? MD कैट में आपकी बुक की चीज़ें आएंगी। तो अभी तक अगर तो आप 5-6 चीज़ों से प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। आपकी बुक इज़ इनफ। यू हैव लास्ट मंथ, और इस लास्ट मंथ में अभी तक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, सो दिस मीन्स कि आप जो है तो इधर उधर चीज़ें भी देख रहे हो। सो योर बुक इज़ योर ओनली सोर्स। बुक से और थोड़ा सा अगर आप इधर उधर जा रहे हो वो खैर है, बट टू मच रिसोर्सेज अगर आप लास्ट मंथ में भी कंज्यूम करोगे, यू आर नॉट गन रिमेंबर इवन अ थिंग ऑफ दैट इन द MD कैट। ऊपर से अगर आपको डर आ गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। सो एक्टिव स्टडी एंड द साइंटिफिक रिसर्च। एक्टिव स्टडी में एक्चुअली 2 चीज़ें आती हैं, सो यू नाउ हैव टू शिफ्ट फ्रॉम पैसिव स्टडी टू एक्टिव स्टडी। ओके, फर्स्ट थिंग इज एक्टिव रिकॉल एंड द सेकेंड स्टेप इज स्पेस्ड रेपिटेशन। एक्टिव रिकॉल के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। एक्टिव रिकॉल क्या चीज़ है? इट्स एक्चुअली अ फैंसी वे टू से
टेस्ट योर सेल्फ मोर ऑफन। नाउ द स्टूडेंट्स जो कि मुझे पहले से जानते आ रहे हैं, हर वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा होगा टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ मोर ऑफन, टेस्ट योर सेल्फ मोर ऑफन, टेस्ट योर सेल्फ मोर ऑफन। पीपल थिंक that we learn when we put knowledge into our brain. That's not true. Maximum learning आपकी तब होती है the most when we are pulling knowledge out of our brain. बहुत सारे रिसर्चेस इसके ऊपर हुए हैं एंड साइंटिस्ट ने ये बात निकाली है कि जब हम माइंड के अंदर चीज़ें डाल रहे होते हैं उस वक्त हमारी लर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही होती। when we are removing stuff from our mind, जब हम चीज़ें निकाल रहे होते हैं उस वक्त हमारी ज़्यादा लर्निंग हो रही होती है। सही है, तो चीज़ों को याद रखने का तरीका क्या है? एक्टिव रिकॉल, यानी आप अपने ब्रेन से वो नॉलेज निकाल रहे हो। थिंक ऑफ इट लाइक एन एक्सरसाइज इन अ जिम। ओके, बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा रहे होते हैं, सही है, तो उनको एक रेजिस्टेंस मिल रही होती है, एक फ्रिक्शन मिल रही होती है एंड दैट फ्रिक्शन क्या करती है? आपके मसल्स ग्रो हो रहे होते हैं। सो मेमोरी, थिंक ऑफ इट लाइक अ मसल यू कैन ट्रेन। क्या चीज़ फ़ायदा देगी? यू स्टडीड अ टॉपिक, आपने उसके ऊपर हाथ रखा या जो है तो आपने एक इमेजिनरी स्टूडेंट्स अपने लिए बिठाए एंड यू टॉट दैट थिंग टू देम, दैट इज एक्चुअली एक्टिव रिकॉल। उस वक्त पे भी आपने खुद को क्या किया? टेस्ट किया, सही है, उसके ऊपर आपने हाथ रखा। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर ये बातें थी, ये बातें थी, ये बातें थी, ये बातें थी, ये बातें थी। अच्छा, जब मैंने माइंड को फ्रिक्शन दिया, माइंड को मैंने थोड़ी सी स्ट्रगल करने के लिए दिया, क्या हुआ? वो चीज़ें मेरी रिटेन रह गई। अब नाउ हाउ टू टेक नोट्स, हमने क्या किया था? एक्टिव रिकॉल में हमने कहा था टेस्ट योर सेल्फ ना, टेस्ट योर सेल्फ। और आप लोग जो है तो वो नोट्स ले रहे होते हैं किस तरीके से? आप एक इंफॉर्मेशन है वो आप सिंपली यहाँ पर लिख देते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सही, यह अब एक इन्फॉर्मेशन है, यह आप आपने अपने लिए नोट्स में लिख दी है। इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर तो आप रिवीजन के वक्त ये नोट्स को रीड आउट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा फ़ायदा आपका तब होगा व्हेन यू टेस्ट योर सेल्फ। और नोट्स बनाने का तरीका ये है कि आप पेज के बीच में एक लाइन लगाएं, इस साइड के ऊपर आप लिखें क्वेश्चंस अपने लिए, क्वेश्चंस, एंड इस साइड के ऊपर आप अपने लिए लिखें आंसर्स। दिस इज टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता। तो याद रखने का तरीका ये है। सो नाउ क्वेश्चन के जरिए इस तरह होगा कि आप अपने आप से पूछें व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड सिंपली साइड के ऊपर आप लोग लिखें माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह जब आप इंफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में लिख रहे होते हैं उसकी जगह पर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा करें एंड यहाँ पर उसके आप आंसर्स लिखा करें, सही है। दिस इज़ द इफेक्टिव वे ऑफ टेकिंग नोट्स। फिर जब आप इन नोट्स को रिवाइज करेंगे, यू जस्ट टेक एक दूसरा पीस ऑफ पेपर लें एंड यू कवर ऑल द आंसर्स। ओके, यू कवर ऑल द आंसर्स। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सोचें क्या था पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या आपने पढ़ा था? जब आप खुद से आंसर दें माइटोकॉन्ड्रिया, देन यू चेक, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया था, सही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी जनरेट होते हैं? अच्छा, इतने एटीपी जनरेट हो रहे हैं, अच्छा आपने देख लिया। इस तरीके से चीज़ें टेस्ट के दौरान आपको याद रहेंगी, यानी आप ऑलरेडी एफर्ट पुट कर रहे हैं नोट्स बनाने में। सिंपली डू इट लाइक दिस, आस्क क्वेश्चंस फिर उसके आप आंसर्स दें, आस्क क्वेश्चंस फिर उसके आप आंसर दें। दिस इज़ द बेस्ट वे टू टेक नोट्स, और इस ही को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। और साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन दैट यू टेस्ट योर सेल्फ विद द नॉलेज। जब आप ब्रेन से नॉलेज को निकाल रहे होते हैं उस वक्त आपकी लर्निंग हो रही होती है, सही है। नाउ हाउ टू रिवाइज द टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन रिवीजन में अब एक दूसरी फिनोमिना आ जाती है स्पेस्ड रेपिटेशन की। नाउ व्हाट इज स्पेस रेपिटेशन, उससे पहले हम आपको बताएंगे फॉरगेटिंग कर्व, चीज़ें आपसे भूलती क्यों हैं। एक साइंटिस्ट था, मुझसे नाम भूल गया है, लेकिन उसने ये चीज़ इजाद की थी, उसने उसके ऊपर रिसर्च किया था। उसने कहा था कि हमारी मेमोरी लॉस जो है वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल ये होता है जितना टाइम बढ़ा होता है उतना इन चेंज भी बढ़ रहा होता है, जितना टाइम बढ़ा होता है उतना चेंज भी बढ़ा होता है। सो इट्स एक्चुअली अ कर्व
नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मेमोरी ये है कि लेट सपोज आपने टॉपिक नंबर 1 याद कर दिया, किस डे के ऊपर, मंडे के ऊपर। अब जिस तरह आपने उसको याद किया, अब उसका ये कर्व स्टार्ट हो गया है, आपसे भूलेगा 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 भूलेगा, टाइम के साथ क्या हो रहा है, कर्व इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ें टाइम के साथ आपसे, यानी जब पहली बार आपने एक चीज़ याद की वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपसे भूल जाएगी, बट उसमें क्या है, यू इंटरप्ट दिस फॉरगेटिंग कर्व। इसको कहते हैं स्पेस रिपीटिशन, कि जब आपने पहली बार जब एक चीज़ आपने याद की तो वो जल्दी आपसे बोल रही थी, लेकिन अगर तो आपने उसको ट्यूसडे के ऊपर भी देख लिया, सो अब वो फॉरगेटिंग कर्व ज़रा स्लो हो जाएगा, बिकॉज एक बार तेज़ जा रहा था, जब आपने उसको इंटरप्ट कर दिया अब वो स्लो हो जाएगा, जब आपने एक बार और उसको इंटरप्ट किया अब वो और भी स्लो हो जाएगा। सो मतलब ये है कि जब आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, सो इट वुड एक्चुअली टेक मोर टाइम फॉर यू टू फॉरगेट इट। एक बार एक चीज़ आपने की, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार एक चीज़ आपने की तो वो देखें ये कर्व फर्स्ट टाइम का है, अच्छा ये कर्व फर्स्ट टाइम का है, तो ये देखो कितना ज़्यादा स्टीप है, जल्दी आपसे भूलेगा। लेकिन अगर एक टॉपिक आपने मंडे को किया, अब वो आपसे भूल रहा है भूल रहा है भूल रहा है भूल रहा है, ट्यूसडे को आपने दोबारा वो टॉपिक किया तो वो कर्व रीसेट हो गया, अब वो ज़रा स्लो तरीके से जाएगा। अब लेट सपोज डे नंबर 7 के ऊपर आपने दोबारा उस टॉपिक को किया, अब इस बार कर्व जो है तो बिल्कुल स्मूथ जा रहा होगा, एंड यू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो MDCAT को करेक्ट करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड यू नीड टू रिमेंबर द टॉपिक फॉर लॉन्गर। सो मेरा जो प्लान है वो एक्चुअली इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। सो नाउ व्हाट इज़ द प्लान? अच्छा, सो इन दी वेबिनार आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द 30 डेज प्लानर, बट मसला ये हुआ था कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आई थी। सो आई हैव एक्चुअली मैंने कहा कि मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूँ आपके लिए। प्लान 30 डेज़ का ये था कि चूँकि आप अगर तमाम चैप्टर्स को इंग्लिश निकाल के आप अगर टोटल चैप्टर काउंट कर लें तो टोटल जो चैप्टर्स हैं आपके पास दोज आर एक्चुअली 52। ओके, इंग्लिश के अलावा जो साइंसेस के चैप्टर्स हैं तो वो 52 बनते हैं। अब इन 52 चैप्टर्स में से अगर तो आप इनको डिवाइड दिस बाय 2 करते हैं तो आपके पास एक्चुअली आते हैं 26। सो मेरा जो बेसिक प्लानर है उसमें हम सिलेबस को कवर करेंगे 26 डेज़ में, लेकिन किस तरीके से, यानी ये आपके पास अगर डे 1 है, सही है, और डे 2 किस तरह दिखेगा, डे 3 और डे 4, सही है। सो डे 1 के ऊपर कोई भी अपने चॉइस के आपने कोई भी से 2 चैप्टर्स सेलेक्ट कर लेने हैं जो कि आपको लगता है कि मैं डे 1 के ऊपर कवर कर सकता हूँ। सो चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपने अपने लिए लिख दिए हैं डे 1 के लिए। अब ये चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर 2 मैंने ये कहा था कि इनको आपने डे 1 के ऊपर भी करना है, लेकिन रिवीजन के लिए यहाँ पर मैं इस तरह ये चीज़ भी लिख देता हूँ आपके लिए। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आपने फर्स्ट डे के ऊपर किए हैं, सही है, और डे नंबर 2 के ऊपर जब आप लोग चैप्टर नंबर क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा है कि सर हम हर सब्जेक्ट से 2-2 चैप्टर करेंगे, तो नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट से सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स उठा लें, 2 सब्जेक्ट से भी 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, चैप्टर्स, सॉरी। तो ये चैप्टर नंबर 4 हो गया, लेकिन डे नंबर 2 के ऊपर आपने इनको रिवाइज चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को भी रिवाइज़ करना है। ये था मेरा प्लान इनिशियली कि यहाँ पर आपने फिर कौन से चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, इस तरह से। फिर अगर तो आप डे नंबर 3 के ऊपर कौन से चैप्टर्स करेंगे, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, तो आपने फिर उस डे के ऊपर रिवीजन करनी है चैप्टर नंबर 3 की और चैप्टर नंबर 4 की। तो इस तरह जो चैप्टर्स आप आज को करेंगे वो पहली बार तो आप रिवाइज करेंगे कल पर, सही है, ये आपका होगा कल, और सेकंड रिवीजन आप लोग करेंगे 1 हफ्ता बाद, 1 हफ्ता बाद। तो यहाँ पर डे नंबर 4 नहीं, जब नीचे हम आते जाएं और हमारे पास आ जाए कौन सा, डे नंबर 7 गुजर जाए, तो कौन सी डे हमारे पास रह जाएगी, डे नंबर 8,
डे नंबर 8 से हमारा हफ्ता नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 वाले डे पर उसके अपने चैप्टर्स तो आपके पास होंगे, यानी 2 8 16, तो हमारे पास 15 चैप्टर और 16 चैप्टर, ये तो ओरिजिनल चैप्टर्स हैं जो कि न्यू आपने करने हैं। सही है। साथ में आपने डे नंबर 7 वाले जो चैप्टर्स हैं वो कर लेने हैं, दैट इज़ 13 एंड 14। और चूँकि अब एक हफ़्ता गुजर चुका है तो आपने यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी कर लेने हैं। इस प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहना चाहता हूँ तो सिंगल वर्ड्स में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो चैप्टर्स आप करेंगे इनको फिर आपने कल रिवाइज करना है और सेकंड रिवीजन आपने करनी है उनकी एक हफ़्ता बाद। तो इससे जो फॉरगेटिंग कर्व था आपका वो 2 बार इंटरप्ट होगा, एंड दैट्स वाई जो आपकी मेमोरी है उन चैप्टर्स की वो फ्रॉम शॉर्ट टर्म चली जाएगी किस में, लॉन्ग टर्म में। सो ऑन एनी अगर हम पूरे स्केड्यूल को देखें तो वो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। सही है। चैप्टर नंबर, ये डेज़ हैं, डे 1 के ऊपर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन कौन से चैप्टर्स करें। तो ये चैप्टर नंबर 1 आप फिर डे 2 के ऊपर रिवाइज करेंगे और फिर आपने एक हफ्ते के बाद करने हैं। सेम इज़ फॉर चैप्टर नंबर 3 एंड 4 जो कि आप फिर डे नंबर 3 के ऊपर रिवाइज कर रहे हैं, एंड देन यू रिवाइज इट 1 वीक लेटर। तो ये जब 26 डेज़ हो जाएं, 26 डेज़, तो आपका फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऑन द 27th डे आपकी सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, एंड ऑन द 33 डे आपकी थर्ड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। बट ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास अभी खाली है ना, तो इन डेज़ पर आपने यहाँ पर क्या करने हैं, FLPs 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 FLPs, जितने ज़्यादा FLPs आप दे सकते हैं उतने ज़्यादा FLPs दें। अब ये चूँकि आपके पास ये डेज़ भी खाली हैं तो खैर है, अगर आपसे कोई एक डे मिस हो जाता है, यू डोंट पैनिक एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो। अब स्टूडेंट्स यू वुड से कि सर ये तो 6 चैप्टर्स हैं और 6 चैप्टर्स हम लोग एक दिन में किस तरह करें, हमसे तो मुश्किल से 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। देखो मैंने जब आपको कहा अगर तो आप 5-6 रिसोर्सेज इस्तेमाल करोगे तब तो नहीं होंगे, लेकिन तो अगर यू स्टिक विद योर ओन बुक हो जाएंगे। इफ़ यू स्टिक विद योर ओन बुक, उस तरह के आपने अपने लिए नोट्स बनाए, क्वेश्चंस एक साइड पे लेके आंसर दूसरे साइड पे लेके, तो जब आप चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 तो आपने कल पे किए हैं तो उसका तो 1 घंटा भी वो नहीं लेगा अगर आप उनको इस तरह यू जस्ट क्विकली गो थ्रू देम उन नोट्स से। अच्छा, अगर कोई ये नोट्स नहीं बनाना चाहता उसके लिए सिंपलेस्ट वे टू टेस्ट योर सेल्फ इज़ जस्ट चैप्टर को ना खोले, ओपन इट्स MCQs, ओपन MCQs ऑफ द चैप्टर एंड उन MCQs को गो थ्रू करें। सही है। MCQ सॉल्व करें, उसके ऊपर 1 घंटा 2 घंटा उसके ऊपर MCQ सॉल्व करें। और जो 1 और 2 है वो आपने ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर चुके हैं, थर्ड टाइम आप रिवाइज करें, सो इट वुडंट टेक दैट मच अगर तो आपने इस तरह के नोट्स बनाए हैं। अगर कोई रिवाइज नहीं कर सकता, आई वुड रिकमेंड सिर्फ और सिर्फ उसके जो MCQs हैं वो खोल ले और सिर्फ MCQs करें। ओके, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपने खुद को टेस्ट करते रहना है। सही है।